नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 है। हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को 2 पार्ट में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 3125 का घातीय संकेतन है। तो हमें इसमें ये बताना है कि 3125 को हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर आ है 5 की घात 5, ऑप्शन बा है 3 की घात 5, ऑप्शन सा है 5 की घात 4, ऑप्शन दा है 5 की घात 3। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन में देखें तो 5 की घात 5, 5 की घात 4, 5 की घात 3, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो पहले हम 5 की घातों को 5 बार गुणा करेंगे तो उसमें 5 की घात 3 और 5 की घात 4 आ जाएगा। तो 5 × 5 × 5 गुणा करते हैं। 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 × 5, 50 25 5, 5 10 2 12, 5 31 1 31, 3125। इसका मतलब 5 की घात 5 सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस संख्या का घन 64 है? ऑप्शन हैं 12, 6, 8, 4। तो 6 का घन होता है 216, 8 का होता है 512 और 4 का होता है 64। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -5/9 का घन है। -5/9 का घन है। तो घन में हम 3 बार गुणा करते हैं। -5/9, -5/9, -5/9। तो 50 25 पंचे 125, -125 और 9 9 81, 81 9 729। ये सही आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि अंडर रूट घनमूल निकालना है 125 × 343 का। तो हम लोग जानते हैं कि 125 जो है 5 का घन है। 5 का घन हो गया गुणे और 343 7 का घन है और हमें घनमूल निकालना है। तो अब ये जब हम घातांक को हटाएंगे तो ये साइन भी हट जाएगा। तो 5 7 35। इसका सही आंसर होगा 35, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.0000008 का घनमूल है। तो इसका घनमूल होगा 0.02। तो चलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि 0.02 क्या इसका सही घनमूल होगा। तो हम घनमूल को चेक करने के लिए पहले उस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। तो 0.02 × 0.02 × 0.02। अब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 2 4 2 6, 6 संख्या के बाद दशमलव। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे कि क्या यही संख्या, ये जो संख्या आ रही है वो क्वेश्चन में है। तो 0 दशमलव कितने शून्य है? 3 2 5, 3 2 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बा हमारा सही होगा, 0.02। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 256/441 का वर्गमूल है। पहले तो हमें 20 तक वर्ग और वर्गमूल एकदम तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए और मैक्सिमम 10 तक तो घन आना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें याद ना हो तो हम निकालेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं। 256/441 का वर्गमूल। सबसे पहले हम 256 का वर्गमूल निकालेंगे। 256, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 6 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 4 8। फिर 4 का करेंगे तो हो जाएगा, 4 का इधर कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अब हम करेंगे 441 का। 441 का करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 से जाएगा। पहले
3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21, फिर जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27, फिर जाएगा ये 7 से। अब हम इसका पेयर बनाएंगे, तो पहले 256 का ही बना लेते हैं, क्योंकि 256 बटे 441 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो चलिए पहले 256 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 और 4 पेयर बने, 1 2 3 और 4 पेयर बने हैं 2 के। तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। 441 में देखते हैं 3 का एक पेयर बना और 7 का एक पेयर बना, तो 7 त्रिक 21, तो 256 बटे 441 का वर्गमूल 16 बटे 21 होगा, और ये ऑप्शन नंबर सा में है 16 बटे 21। तो 256 बटे 441 का वर्गमूल 16 बटे 21 होगा, ऑप्शन नंबर सा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 0.09 का वर्गमूल है। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 0.09 है तो उसका हो जाएगा 0.3। 0.3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 त्रिक 9 और 2 अंक पे दशमलव, तो 0.3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का वर्ग क्या होगा, तो चलिए 0.1 का वर्ग निकाल लेते हैं। अब इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 0.1, तो 1 1 का मेग हो गया और 2 अंक पे दशमलव हो गया, तो 0.01 0.1 का वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 0.3 का घन क्या होगा। घन में हम लोग क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया, और 1 2 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.027, ऑप्शन नंबर सा सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। शून्य का वर्गमूल क्या होता है, तो शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है, ऑप्शन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की ये छोटी सी छोटी संख्या हो गई। अब हम लोगों से ये थोड़ा क्वेश्चन हमें लगता है गलत है, पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो अब हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, तो हम इसमें देखेंगे कि पहले तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में 316.77 आएगा, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग चाहिए जिसका मतलब वर्गमूल पूरा एकदम परफेक्ट स्क्वायर आता हो। तो इसके लिए हम 317 पे जाएंगे। अगर हम 316 के से छोटी संख्या पे जाते हैं, 315 पे जाते हैं, तो वो 6 अंकों की छोटी से छोटी, वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में चला जाएगा, इसलिए हम 317 लेंगे। तो 317 का जब हम वर्ग करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्ग के लिए, तो हमें 1,04,89 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गई हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब पूछ रहा है कि 5 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर 10 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और जितनी भी संख्याएं वो छोटी हैं, तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। ऑप्शन नंबर 7 पूर्ण वर्ग भी है, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। ये 316 का क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं 10 होती हैं। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का
1000। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 201 गुणे 200 माइनस 200 घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 201 की पावर 2 इंटू 200 माइनस 200 की पावर 3। अब हम अगर इसमें 200 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? इसमें बचेगा 201 स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 200 हो गया। अब ये 201 प्लस 200 और 201 माइनस 200। अब 200, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 401, और इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो अब 200 से जब 401 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 2 1 कम 2 0 2 चौको 8। ऑप्शन नंबर बा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिए हैं, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। ये लगभग लघु उत्तरीय प्रश्नों में आना चाहिए, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। जब हम मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद डिटेल में इसकी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? तो किसी युगपत समीकरण को हल करने में 2 विधियों की सहायता ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी क्वेश्चन बहुत लेंदी, इसको भी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लास्ट में करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 को हम लघु उत्तरीय में करेंगे। जब हम लोग माध्यिका, माध्यमान और ये सब पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं? तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं? तो चक्रीय चतुर्भुज के 4 चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर सा, बॉडिंगटन ने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं? तो अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को प्रसार कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं? ऑप्शन हैं मध्यमान, ऑप्शन ब मध्यांक, ऑप्शन द बहुलांक, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सभी हैं, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, तीनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर आ विवरण के आधार पर, ऑप्शन नंबर ब गुणों के आधार पर, ऑप्शन सा मात्रा के आधार पर, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण गुणों के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ब सही होगा, m बराबर सिग्मा x बटे n। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न संख्याओं का मध्यमान है? निम्न संख्याओं का मध्यमान है 6 8 9 13 14। तो हमें इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान का फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद इसमें कितने हैं? 5, और इसका जोड़, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या है 5। अब कुल जितने भी पद हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो 8 6 14, 14 9 23, 23 23 13 36, 36 14 50। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 31 है, आवृत्त वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ मध्यमान, ऑप्शन ब मध्यांक, ऑप्शन सा बहुलांक, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो आवृत्त वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है उसे हम बहुलांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्यमान का प्रयोग किसी परिस्थिति में किया जाता है?
ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर आ सरल परिस्थितियों में, ऑप्शन बा कठिन परिस्थितियों में, ऑप्शन सा जब मानक विचलन ज्ञात करना। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, जब मानक विचलन ज्ञात करना हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन है क्लार्क एंड सकार्डे ने, सिम्पसन एवं काफ्का ने, ऑप्शन सा रास ने, ऑप्शन द मैकाले ने। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, रास ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? ऑप्शन है सरल विधि है, ऑप्शन ब अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है, ऑप्शन सा तुलना संभव है, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो मध्यमान सभी कारणों में लाभकारी है, सरल विधि में भी, अंकगणितीय पद्धति पर भी निर्भर है, तुलना भी संभव। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है सीमांत, ऑप्शन ब मध्य बिंदु, ऑप्शन सा दोनों आ तथा ब, ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्यांक के द्वारा मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर आ बहुलक, ऑप्शन ब भ्यूष्टक, ऑप्शन सा मोड, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो बहुलांक इन सभी नामों से जाना जाता है, बहुलक, भ्यूष्टक, मोड, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दीर्घवृत्त से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। तो दीर्घवृत्त से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा fx बटे n, ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है। तो मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है m बराबर am प्लस सिग्मा fd बाई n इंटू आई। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। m बराबर n प्लस 1/2 वहाँ पद, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों को आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हम लोग इस माध्यिका, मध्यमान, बहुलक का एक अलग से वीडियो करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, आंकड़ों 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाले चर का मान बहुलक कहलाता है। तो इसमें सर्वाधिक बहुलक कौन सा है? सर्वाधिक चर कौन सा है? तो सर्वाधिक चर इसमें 12 है। तो आंकड़ों का बहुलक 12 होगा, ऑप्शन नंबर बा। तो ये जो है पवन सीरीज से DLED 4th सेमेस्टर के मैथ का पार्ट 1 है। पार्ट 2 को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।